राजू और सुनैना की शादी हुए 5 साल हो गए। शादी के काफी समय बाद सुनैना की गोद भरी और एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। बहुत ही खुश थे दोनों। आखिर घर में एक प्यारी सी लक्ष्मी जो आई। बड़े प्यार से बेटी का नामकरण रखा गया। बेटी का नाम शगुन रखा गया। शगुन जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल और प्यारी भी थी। पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आती थी। राजीव सुनैना की एक इकलौती संतान थी। जैसे जैसे शगुन बड़ी हुई उसकी सुंदरता और निखर रही थी। पढ़ने में भी हमेशा अव्वल आती थी और माँ ने घर के सारे काम सिखा दिए थे। राजीव हमेशा कहता था कि मेरी बेटी से इतना काम क्यों करवाती हो, तो सुनैना सिर्फ एक ही बात कहती थी कि मैं नहीं चाहती कि कभी मेरी बेटी को दुनिया के आगे हाथ फैलाना पड़े। पर हम इतने सक्षम हैं कि हमारी इकलौती बेटी ताउम्र घर में बैठकर खा सकती है। राजीव ने एक दिन सुनैना से कहा, मुझे पता है जी, लेकिन आप और मैं हर वक्त तो नहीं होंगे ना उसके साथ, और पता नहीं समय कब करवट लेता है। इसलिए हम अपनी बेटी को उस शिक्षा और सभी काम में निपुण बनाएंगे। अच्छा ठीक है बाबा, जो करना है करो। तुम माँ भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, हंसते हुए राजीव ने कहा। राजीव के एक छोटा भाई राकेश था, जिसकी हर वक्त राजीव के पैसों पर ही नजर होती थी। उसे लगता था कि भाई साहब के तो एक बेटी है, बेटा नहीं होने के कारण उनकी जमीन जायदाद सब उसके दोनों बेटों को ही मिलनी चाहिए। आखिर वंश को तो आगे उसके दोनों बेटे ही लेकर जाएंगे। इसी सोच से वो राजीव से मीठी मीठी बातें किया करता था, और राजीव इस गलतफहमी में था कि उसका छोटा भाई उससे बहुत प्यार करता है। राकेश की पत्नी रश्मि भी सुनैना के सामने झूठी हमदर्दी दिखाती थी, पर सुनैना ये सब जानते हुए भी रिश्ते निभाने के लिए चुप रहती थी। इसी तरह राजीव और सुनैना शगुन की परवरिश करते हुए शगुन को ये सीख भी देते चले जाते थे कि जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। शगुन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर साथ में कथक और कई तरह के नृत्य में भी बहुत रुचि रखती थी, और स्कूल से कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते इतनी ट्रॉफियां ले चुकी थी कि उसका कमरा उन ट्रॉफी से ही सजा हुआ था। गर्व था उसके माता पिता को, जो शगुन जैसी बेटी उनके घर आई। अब शगुन बड़ी हो रही थी और सुंदर और सुशील तो थी ही, तो बहुत रिश्ते घर बैठे ही आने लगे थे। शगुन के बचपन का दोस्त समीर, जो शगुन को बहुत पसंद करता था, पर यही सोचता था कि जिस दिन वो MBA करके सेटल हो जाएगा, उसके बाद ही शगुन को अपने प्यार का इजहार करेगा। तब तक वो शगुन के लायक भी हो जाएगा। इधर शगुन भी समीर को पसंद तो करती थी, लेकिन वो भी डरती थी कि अगर समीर ने कुछ गलत समझ लिया तो वो एक अच्छे दोस्त से भी हाथ ना धो दे। दोनों ने साथ पढ़ते पढ़ते अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी कि समीर का सिलेक्शन विदेश की बड़ी कंपनी में MBA के लिए हो गया था, और समीर अपने दिल की बात बिना शगुन को बताए ही अमेरिका जा रहा था। उसे लगा कि वो आकर सीधा उसके घर वालों से शगुन का हाथ मांगेगा। इधर शगुन के रिश्ते की बात चल रही थी। शगुन को भी लगता था कि समीर को लेकर उसका प्यार एक तरफा ही है, इसलिए उसने राजीव सुनैना के पूछने पर कि उसे कोई लड़का पसंद है तो बता दे, पर मना कर दिया था। एक दिन राजीव और सुनैना शगुन के लिए लड़का देखने दिल्ली जाते हैं। लड़का उन्हें पसंद भी आ जाता है और वो दिल्ली से वापस लौट रहे होते हैं, तो एक ऐसा हादसा होता है कि शगुन की जिंदगी की काया ही पलट जाती है। उसके माता पिता की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों ऑन स्टॉप ही हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। पुलिस जब दोनों का पार्थिव शरीर लेकर उनके घर पहुंचते हैं, तो शगुन को देखकर आसपास वाले रिश्तेदार और उसके दोस्त सबकी आंखों में आंसू थे। कैसे इतनी प्यारी बच्ची इस हादसे को झेल पाएगी? सबकी जुबान पर यही शब्द थे। इधर शगुन के चाचा राकेश और चाची रश्मि तो सब जायदाद हड़पने की फिराक में थे। वो दुनिया के आगे तो शगुन से सहानुभूति दिखा रहे थे। सबको लग रहा था कि चाचा चाची ने राजीव सुनैना की जगह ले ली है, पर दूसरी जगह शगुन को ताने मारे जा रहे थे कि कोरी नाम की शगुन है। उसके पैदा होने के बाद इसकी माँ कभी दोबारा माँ नहीं बन पाई, अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाई, और जब इसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने गए इसके माँ बाप, तो उन्हें ही खा गई मनहूस कहीं की। बस ये मनहूस और अपशगुनी का ठप्पा उसकी चाची रश्मि ने उस पर लगाना शुरू कर दिया था।
पर शगुन चुपचाप अपने माता पिता के दिए संस्कारों के कारण सहन किए जा रही थी। शगुन को आश्चर्य था, जो चाचा चाची उसके माँ पिताजी के आगे इतने भले थे, वो आज अचानक से इतने कैसे बदल गए थे। राकेश वकील को बुलाकर राजीव की वसीयत को पढ़ाना चाहा, ताकि वो जान सके कि क्या क्या संपत्ति उसके भाई के पास है, और अभी तो शगुन की शादी भी नहीं हुई है, तो वो उसके हस्ताक्षर करवाकर सारी संपत्ति अपने दोनों बेटों के नाम करवा लेगा। वकील जब घर आया तो शगुन को एहसास तो हो चुका था कि चाचा चाची को सिर्फ पिताजी की संपत्ति से प्यार था। वो प्यार, हंसना, मीठी मीठी बातें सब दिखावा था। वकील के घर आते ही उसे चाची ने छत पर कपड़े सुखाने के लिए भेज दिया था। शगुन को लगा भी कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने चुपके से उनकी और वकील की बातें सुनी। वकील वसीयत पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि राजू और सुनैना की संपत्ति का हकदार शगुन का बच्चा होगा। ये भाई साहब भी ना भोले दिखते दिखते बड़े आगे की सोच गए। क्या जरूरत थी संपत्ति शगुन के बच्चे के नाम करने की? शगुन के नाम नहीं करा के जा सकते थे? चिल्लाते हुए राकेश ने कहा, धीरे बोलिए, अभी वो मनु सुन लेगी तो उसे सब पता चल जाएगा, और कुछ सालों की ही तो बात है। हम शगुन की शादी करवा देते हैं, ताकि उसके जब बच्चा होगा तब हम सारी संपत्ति अपने नाम से ट्रांसफर करवा लेंगे। आखिर इस दिन के लिए थोड़ी ना हमने वो काम किया था। वो राज एक राज ही रहना चाहिए, और ये वसीयतनामा वाली ये बात भी हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। पता है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। रश्मि ने राकेश से कहा, तुम शायद ठीक कहती हो रश्मि, हमें जल्दी ही शगुन के लिए लड़का ढूंढना होगा। शगुन की आंखों में आंसू थे। वो अपने चाचा चाची के दूसरे रंग को जो देख रही थी। शगुन को बार बार यही बात दिमाग में आ रही थी कि चाची आखिर कौन से राज की बात कर रही थी, और ऐसी क्या बात है जो उन दोनों को ही पता है। शगुन ने सोचा वो पता लगाकर ही रहेगी कि उससे क्या छुपाया जा रहा है। उसने चाचा चाची की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी, लेकिन कहते हैं ना कि चोर की चाल एक कदम आगे ही होती है। तो राकेश और रश्मि ने शगुन के लिए लड़का ढूंढ लिया। लड़का शगुन से बिल्कुल विपरीत था, कम पढ़ा लिखा और मुंह में गुटखा भी भरा रहता था। शगुन ने लड़के को देखते ही शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन चाचा चाची तो जानबूझकर उसका विवाह ऐसे लड़के से ही करवाना चाहते थे जो कम पढ़ा लिखा हो और उनके इशारे पर नाचने वाला हो, ताकि आगे जायदाद में कोई रोड़ा ना आ सके। शगुन के मना करने पर भी जबरदस्ती उसकी शादी जाहिल से लड़के संजय के साथ कर दी। शगुन ने शादी से 2 दिन पहले भागने की कोशिश भी की, पर नाकामयाब हुई। चाचा चाची ने आखिर डरा धमकाकर उसकी शादी संजय के साथ कर दी। शादी के बाद पहली रात ही संजय शराब के नशे में धुत होकर कमरे में आया, और शगुन को उसी रात से लग गया कि उसकी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। इधर सास के ताने कि दहेज नहीं लेकर आई, माँ बाप कुछ भी रखकर नहीं गए बेटी के लिए, इधर घर के सारे काम करवाना, बस नौकरानी वाली हालत हो गई थी शगुन की। अच्छी पढ़ी लिखी लड़की के जीवन की डोर कोई और चला रहा था। अब तो संजय घर आकर उसके साथ मारपीट भी करने लगा था। शगुन चाहती थी कि कैसे वो छुटकारा पाए इन सब से, लेकिन हाथों से सब कुछ फिसलता ही जा रहा था। कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक बात जो दिल को खाए जा रही थी कि ऐसा क्या राज है जो चाचा चाची सबसे छुपाने का बोल रहे थे। दिन प्रतिदिन शगुन की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन पता चला कि वो माँ बनने वाली है। शगुन इसी खुशी में खुश थी कि कम से कम इन परेशानियों में कुछ तो अच्छी खबर उसे मिली। माँ बनने की खुशी उसे तो थी, पर घर में बच्चे को लेकर एक दबाव बना दिया उसकी सास ने कि बेटी हुई तो मुंह उठाकर ले जाना उसे कहीं, क्योंकि उसे तो पोता ही चाहिए जो उसके वंश को आगे बढ़ा पाए। और इन सब के बीच संजय को तो कोई मतलब ही नहीं था कि वो बाप बनने वाला है। उसे अपने दोस्तों और शराब से फुर्सत ही नहीं थी। बस रात को कमरे में आकर अपनी जरूरत पूरी कर लेता था। शगुन को लगता था वो मानसिक और यौन हिंसा दोनों का शिकार हो रही है, पर कहे भी तो किससे, उसे कोई सुनने वाला भी तो नहीं था। माँ पिताजी को याद करके रो लिया करती थी। अब बस एक ही आस पर टिकी थी शगुन की उम्मीद, अपने आने वाले बच्चे पर। और उसको पता था बच्चे के आते ही
चाचा चाची उसे बुलाएंगे जरूर और वो मौका देखते ही यहाँ से निकलकर कहीं दूर अपने बच्चे को लेकर चली जाएगी। नहीं चाहिए उसे धन दौलत, बस एक अच्छी सुकून भरी जिंदगी चाहिए थी। अचानक एक दिन जब वो अस्पताल जाती है अपनी जांच करवाने, तो उसकी नज़र समीर पर पड़ती है। समीर भी उसे दूर से देख लेता है। वो भागकर शगुन के पास आने वाला होता है। उतने में ही संजय उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। चाहकर भी शगुन समीर से बात नहीं कर पाती है। समीर विदेश से आते ही शगुन के घर भी गया था। वहां से पता चला कि शगुन के माता पिता अब नहीं रहे इस दुनिया में और शगुन की शादी हो गई है। निराश होकर समीर वहां से लौट आता है, लेकिन वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अंकल आंटी की मौत के बाद 5 महीने में ही शगुन की शादी करवा दी गई। क्योंकि शगुन उन लड़कियों में से नहीं थी जो अपने माता पिता की बरसी भी ना हुई हो और उससे पहले शादी के लिए हाँ कर दे। और जब वो शगुन के घर गया था तो उसकी चाची का व्यवहार भी बदला हुआ था, जिसने समीर के शक को और मजबूत कर दिया। समीर को पता था कि शगुन जैसी लड़की पहले कुछ बनेगी, उसके बाद ही शादी करेगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि शगुन ने इतनी जल्दी हाँ कर दी। लगातार समीर यही सोचते जा रहा था। समीर ने शगुन की सहेलियों से भी संपर्क किया, जो कि कॉलेज में साथ में ही पढ़ती थी समीर के भी, लेकिन किसी को भी शगुन के बारे में नहीं पता था। बस सब यही कह रही थी कि उसके चाचा चाची ने अचानक से उसकी शादी करवा दी। हम में से कोई भी उसके दोस्त शादी में शरीक नहीं हुए। हाँ, कुछ दिन पहले शगुन का मेरे पास फोन आया था, लेकिन उसने हेलो करते ही झट से काट दिया था और मैंने जब वापस उसे फोन किया तो वो नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे। शगुन की सबसे अच्छी सहेली रानी ने कहा, रानी तुम एक काम करोगी क्या? लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे कॉफी शॉप पर मिलने आना होगा, वहीं बैठ के आराम से बात करते हैं। समीर ने रानी से फोन पर कहा, ठीक है, मैं कल सुबह 11 बजे कॉफी शॉप पर तुमसे मिलती हूँ। तभी समीर ने वो नंबर भी लिए जिससे शगुन ने रानी को फोन किया था। दरअसल उस नंबर की लोकेशन चेक करनी थी, शायद उससे पता लग जाए कि शगुन कहाँ रहती है। समीर ने रानी के दिए गए नंबर पर कॉल की तो संजय ने फोन उठाया। उस दिन शगुन ने संजय से छिपकर रानी को कॉल किया था, लेकिन संजय ने उसके हाथ से फोन छीन लिया था और रानी जब दोबारा कॉल कर रही थी तो संजय ने स्विच ऑफ कर दिया था। समीर संजय के फोन उठाते ही रॉन्ग नंबर बोलकर माफी मांग ली ताकि संजय को शक ना हो। अब समीर ने उस नंबर के जरिए शगुन के रहने की जगह की लोकेशन ट्रैक कर ली थी। उसे पहली सफलता की खुशी हुई। अगले दिन वो कॉफी शॉप पर रानी से मिलने जाता है। समीर कॉफी शॉप पर अपने और शगुन की दोस्त रानी से मिलता है। दोनों में कॉमन बातचीत होने के बाद समीर रानी से शगुन के बारे में बात करता है। मैंने पता लगा लिया है शगुन का घर कहाँ पर है, क्या तुम उससे मिलने के लिए जा सकती हो रानी? समीर ने रानी को बेचैनी भरे मन से कहा, ऑफ कोर्स, बल्कि मुझे खुद कब से शगुन की चिंता हो रही थी। काफी बार उस नंबर पर फोन भी किया, पर पता नहीं कोई जैसे जानबूझकर फोन काट देता है। इसलिए मैं खुद मजबूर थी कि कैसे शगुन से बात करूं, लेकिन अब तुम्हारे आने से मुझे भी एक उम्मीद जगी है। मैं जरूर जाऊंगी, रानी ने समीर से कहा। समीर ने रानी का हाथ पकड़ते हुए धन्यवाद दिया और रानी को शगुन के घर जाने को कहा। समीर जैसी उठकर जाने लगा, रानी ने आवाज लगाई, सुनो समीर। हाँ रानी, कुछ कहना था तुम्हें? बहुत प्यार करते हो ना शगुन से? रानी ने हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए कहा, हाँ रानी, पर मैंने शायद बहुत देर कर दी आने में। सोचा था पढ़ाई पूरी करके जब विदेश से लौटकर आऊंगा तब आते ही शगुन के घर जाकर उसके माता पिता से उसका हाथ मांगने जाऊंगा। और मैं गया भी, लेकिन तब तक पूरी कहानी बदल चुकी थी। अब शगुन शादीशुदा है और शायद गर्भवती भी है। बस यही जानना है कि वो खुश है या नहीं। उसे मैंने देखा था कल, तब से मन बेचैन हो रहा है कि इतनी खुश और निडर रहने वाली लड़की के चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई थी। समीर का रानी को कहते हुए गला भर आया। खैर छोड़ो, अब हमें ये सब पता लगाना है कि वो खुश है या नहीं, और वो खुश होगी तो मैं कभी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। एक बात कहूँ समीर, शगुन भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर वो भी कभी तुम्हारी तरह कह नहीं पाई। रानी ने समीर से कहा, क्या सच में? तुम सच कह रही हो रानी?
क्या शगुन मुझे पसंद करती थी? एक पल थोड़ी खुशी समीर के चेहरे पर दिखाई दी, लेकिन फिर उसे याद आया कि शगुन की अब शादी हो गई है तो खुद पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। अच्छा रानी, तुम आज इस पते पर जाओ शगुन से मिलने। कुछ भी बहाना बना लेना अगर उसके ससुराल में कोई कुछ पूछे तो, लेकिन आज किसी भी हालत में शगुन से मिलकर ही आना। समीर ने रानी से कहा। ठीक है समीर, मैं अभी निकलती हूँ और वापस तुम्हें कल यहीं पर मिलती हूँ, रानी ने कहा और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रानी समीर के दिए हुए एड्रेस पर पहुँच जाती है। उसे दिक्कत नहीं होती घर ढूंढने में, क्योंकि शगुन वहीं बालकनी में कपड़े सुखा रही होती है। शगुन, ये क्या हालत कर रखी अपनी? क्या थी और क्या हो गई? रानी ने शगुन को उसके घर में प्रवेश करते हुए कहा। अरे ऐसा मत बोल रानी, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी, शगुन ने धीरे से रानी को कहा। किससे बात कर रही है करमजली? इतना काम बाकी पड़ा है और यहाँ तू किससे गप्पे लड़ा रही है? शगुन की सास ने बाहर आकर कहा। माँ जी, ये मेरे बचपन की सहेली रानी इधर से निकल रही थी तो मुझे दूर से देखकर पहचान गई और घर आ गई मिलने। नमस्ते आंटी, क्या मैं कुछ देर शगुन के साथ बिता सकती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो? माँ जी ने सोचा इसके सामने कुछ कहूँगी तो ये सबको बताना दे कि शगुन के साथ यहाँ क्या होता है और मैं इनके सामने ही बैठी रहूँगी तो कैसे मनहूस अपना मुंह खोलेगी इसके आगे। हाँ हाँ बेटा, आओ ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बहुत दिनों से मिली हो दोनों सहेलियाँ, आराम से बैठकर बातें करो। शगुन सोच रही थी आज ये बदलाव कैसे आया माँ जी में, जरूर दाल में कुछ काला है। रानी और शगुन अंदर जाके बैठती है। शगुन की सास वहां से हटती ही नहीं। रानी सोच रही थी इनके सामने कैसे बात करूं शगुन से, तो रानी शगुन से एक गिलास पानी के लिए बोलती है। रानी को लगा उसकी सास उठकर लाएगी, इसी बहाने वो शगुन से बात कर लेगी, पर शगुन की सास उसे उठकर पानी और साथ में चाय लाने को कहती है। शगुन उठकर चाय बनाने चली जाती है। रानी समझ जाती है कि कुछ तो ठीक नहीं है शगुन के साथ, पर वो कैसे उससे बात करे। शगुन भी चाह रही थी रानी से कुछ कहे, लेकिन कैसे? यहाँ तो माँ जी पीछा ही नहीं छोड़ रही है। शगुन ने एक तरीका निकाला और उसने एक कागज जो रसोई में पड़ा था उसे लेकर माचिस की तिल्ली से उस कागज पर हेल्प मी रानी लिख दिया और सोचा मौका मिलते ही रानी को पकड़ा देगी। शगुन चाय लेकर रानी के पास आती है। रानी चाय पीने के बाद वहां से जाने को कहती है। शगुन बाहर तक रानी को छोड़ने आती है तो माँ जी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। रानी समझ जाती है कि आज उसके आने का कोई फायदा नहीं हुआ। तभी रानी जाते जाते मुड़कर शगुन के गले लगती है। शगुन को लगता है खुल के रो ले और सब कुछ बता दे कि उसके साथ यहाँ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, लेकिन पीछे खड़ी सास के डर से चुप रहती है। अच्छा शगुन, अब मैं चलती हूँ, अपना और आने वाले बच्चे का ख्याल रखना, रानी ने हाथ पकड़ते हुए शगुन से कहा। तभी मौका मिलते ही शगुन ने वो कागज का टुकड़ा रानी के हाथ में थमाकर चुप रहने का इशारा कर दिया। रानी अनजान रहते हुए वो कागज का टुकड़ा अपने पर्स में डाल दिया और वहां से निकल गई। रानी वहां से निकलकर तुरंत समीर को फोन किया। समीर और रानी उसी कॉफी शॉप पर मिलते हैं। क्या हुआ रानी, तुमने अचानक से मुझे यहाँ बुलाया? शगुन ठीक तो है ना? समीर ने घबराहट से रानी से पूछा। नहीं समीर, कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। रानी बहुत डरी हुई थी और कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि हर वक्त उसकी सास उसके पीछे पीछे आ रही थी। लग रहा था वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। फिर जाते जाते उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। उसमें माचिस की तिल्ली से लिखा हुआ था हेल्प मी। समीर जो बेइंतहा प्यार करता था शगुन को, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। पता नहीं किस मुसीबत में है मेरी शगुन। रानी, तुम मेरा एक काम और करोगी क्या? समीर ने रानी से कहा। समीर, ऐसा मत कहो, आखिर शगुन मेरी भी सहेली है और अगर वो किसी मुसीबत में है तो मेरा भी उतना ही फर्ज बनता है जितना कि तुम्हारा। मैं शगुन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम बताओ मुझे क्या करना है? बस तुम्हें फिर से उसके घर जाना होगा और उससे बात करनी होगी। लेकिन कैसे समीर, तुम्हें पता है ना उसकी सास मौका ही नहीं देती है, तो कैसे मैं उससे बात कर पाऊंगी? और ऊपर से वो मुझे घूरे जा रही थी। प्लीज रानी,
हमें अगर शगुन के बारे में जानना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और इस बार तुम खाली हाथ मत जाओ, मिठाई और शगुन और उसकी सास की साड़ी लेकर जाओ, ताकि तुम ये बहाना दे सको कि पिछली बार तो तुम अनायास ही शगुन दिखी तब आई मिलने, इस बार तुम कुछ मिठाई और तोहफे लेकर आई हो। शादी में तो दे नहीं पाई तो अभी दे देती हूँ, ऐसा बहाना बनाकर जाओ ताकि उन्हें शक ना हो और हमें सच जानने का बहाना मिल जाएगा। और हाँ, एक पेन जरूर देना छुप करके शगुन को, ताकि वो लिख पाए क्या दिक्कत है उसे। समीर ने रानी से कहा, ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ कल शगुन के घर जाने की, अभी बाजार से सामान ले आती हूँ। तभी समीर रानी को सामान के लिए मना करता है, नहीं रानी, तुम ये जो मेरे लिए कर रही हो वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सामान तुम्हें मैं कल लाकर देता हूँ। शगुन मेरी भी दोस्त है, इतना तो मैं उसके लिए कर ही सकती हूँ ना, रानी ने समीर से कहा। नहीं रानी, तुमको पता है मेरी शुरू से इच्छा थी कि कुछ बन गया लाइफ में तो अपनी शगुन को उस पहली कमाई की भेंट जरूर करूँगा। वो रुपए मैंने आज तक संभाल के रखे हुए हैं। माँ की साड़ी और पिताजी की ड्रेस ली थी, बाकी मैंने शगुन के लिए रख दिए थे। बेशक आज रिश्तों के मायने बदल गए हो, लेकिन दोस्ती का रिश्ता तो सबसे पहले है, इसलिए मैं तुम्हें कल साड़ी लाकर दूंगा। लेकिन प्लीज तुम शगुन को कुछ नहीं बताना, अब उसकी शादी हो चुकी है, शायद वो मेरे नाम से तोहफा लेने से इनकार कर दे। ठीक है बाबा, नहीं बताती कुछ। अब कल मैं शगुन के घर जाने के बाद तुम्हें शाम को यहीं पर मिलूंगी। सुबह समीर रानी को साड़ी और मिठाई देकर शगुन के घर जाने को कहता है। रानी शगुन के घर जाती है तो संजय के चिल्लाने की आवाज बाहर तक सुनाई देती है। रानी एक बार तो घबरा जाती है, फिर हिम्मत करके घर के अंदर जाती है। शगुन रानी को देखते ही अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे रानी, तुम कब आई, कैसे आना हुआ। रानी को देखकर संजय भी झूठा दिखावा करता है और हंसते हुए कहता है, कौन है शगुन ये, इससे पहले तो कभी मिलवाया नहीं, ना कभी जिक्र किया। जी मैं रानी हूँ, शगुन की बचपन की सहेली। कल यहाँ से जा रही थी तब शगुन को देखा तो घर आ गई। कल अनजाने में आना हुआ तो लगा कि खाली हाथ आई, तो सोचा आज कुछ तोहफे लेकर मिल आती हूँ। वैसे भी शगुन ने शादी में तो बुलाया नहीं, सोचा अभी तोहफे दे आऊं और शगुन से इस बहाने मिलना भी हो जाएगा। शगुन कुछ कहती उससे पहले रानी ने कह दिया, क्योंकि वो संजय के चेहरे पर शगुन के लिए गुस्सा देख चुकी थी। रानी सोच रही थी, इतनी नाजू से पली, इतनी सुंदर और स्वभाव से सौम्य लड़की 1 साल में कितनी मुरझा सी गई है। अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा किया तुमने आकर। वैसे भी शगुन अकेली सी रहती है, तुम आई हो तो इसका भी थोड़ा मन लग जाएगा। झूठी मुस्कान से संजय ने कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ शगुन, तुम बातें करो अपनी सहेली से, शाम को मिलते हैं। कहते हुए संजय शगुन को आंखें दिखाता हुआ चला जाता है। रानी शगुन के पास जाती है, तब तक शगुन की सास वहां आकर बैठ जाती है। तब रानी शगुन की सास को प्रणाम करती है और उन्हें मिठाई और साड़ी थमाती है। लालची प्रवृत्ति की होने के कारण वो रानी के तोहफे देखकर खुश होती है और शगुन को रानी के लिए चाय नाश्ता लाने को कहती है। तभी रानी शगुन को रोक लेती है और कहती है, वो अभी अभी घर से नाश्ता करके ही निकली है, बस तुम बैठ जाओ कुछ देर, फिर मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। रानी शगुन को लाल रंग की सुंदर सी बनारसी साड़ी थमा देती है, जिसे देख शगुन का चेहरा खिल जाता है। पर मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती हूँ रानी, शगुन साड़ी लौटाते हुए रानी से कहती है। तभी उसकी सास बीच में ही कह देती है, ले लो बहू, कितने प्यार से तुम्हारी सहेली इतनी सुंदर साड़ियाँ लाई है, इसका दिल ना दुखे इसलिए मैंने तो रख ली है। रानी साफ समझ रही थी कि शगुन की सास बहुत ही लालची है, वो कपड़े और मिठाई देखकर खुश हो रही थी। अच्छा शगुन, और बताओ कैसी है तबीयत, कौन सा महीना चल रहा है तुम्हें, रानी ने शगुन से पूछा। मैं ठीक हूँ, 5 महीने पूरे होने वाले हैं, बस थोड़ी घबराहट होती है, कैसे क्या होगा, शगुन ने डरते हुए भाव से कहा। घबराहट क्यों और कैसी, बस पहली बार माँ बनने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा डर है, हम कैसे संभालेंगे बच्चे की जिम्मेदारी, बस और कुछ नहीं। शगुन ने माँ जी के डर से रानी को कुछ कहने से पहले ही बात को टाल दिया। अच्छा शगुन, अब मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ, तब तक मैं माँ जी के पास बैठती हूँ, रानी ने इशारे से शगुन को नीचे पैन गिराते हुए कहा। शगुन साड़ी में पैर उलझने के बहाने से नीचे झुकती है और पैन उठा लेती है।
वो रानी ने एक छोटे से कागज की पर्ची भी डाली हुई थी। वो भी शगुन उठाकर रसोई में चली जाती है। रसोई में जाते ही शगुन चाय चढ़ाकर सबसे पहले रानी की दी हुई पर्ची खोलती है। उसमें लिखा था, शगुन, मुझे पता है तुम कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हो और मैं और समीर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। समीर के कारण ही मैं तुम्हारे घर तक पहुंच पाई हूँ। वो विदेश से आने के बाद तुम्हारे घर गया था और तुम्हारे चाचा चाची ने उसे घर में आने ही नहीं दिया। वहीं से उसे पता लगा कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रहे और उनके 1 साल होने से पहले ही तुम्हारी शादी कर दी गई है। अब समीर ने ठान लिया है कि पूरी बात का पता लगाकर ही रहेगा। समीर का नाम आते ही शगुन की आंखों में आंसू थे। पहला प्यार जो था, और एक हिम्मत भी आ गई कि उसके दोस्त उसके साथ खड़े हैं और अब वो और अन्याय नहीं सहेगी और अपने साथ साथ अपने बच्चे के साथ भी बुरा नहीं होने देगी। शगुन रानी के दिए कागज के पीछे ही लिख दिया कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मेरी सास दिन भर ताने और गालियाँ देती है। वही संजय रोज शराब के नशे में आते हैं और मुझे मारते भी हैं। उसके बाद मेरी बिना मर्जी के मेरे साथ जबरदस्ती भी करते हैं। बाहर जाने की सोचती हूँ तो दोनों में से एक मेरे साथ जाता है ताकि मैं भाग ना सकूं, और ये शादी मेरी बिना मर्जी के जबरदस्ती करवाई गई है। चाचा चाची ने अपने स्वार्थ के लिए, मैं शादी से पहले घर से भागी भी थी, लेकिन मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई। फिर मुझे लगा शादी करके चाचा चाची के अत्याचारों से मुक्त हो जाऊंगी, तो यहाँ आकर तो मेरी हालत बद से बदतर हो गई है। अब मैं अपने बच्चे को लेकर भी डर गई हूँ। ये लोग बेटा चाहते हैं और बेटी हो गई तो पता नहीं उसका और मेरा क्या हाल करेंगे, और मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तो चाचा चाची भी कोई साजिश कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा ने अपनी सारी जायदाद मेरे होने वाले बच्चे के नाम करने का वसीयतनामे में लिखा था, जिसके लालच में उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से कर दी जो जब चाहे गुस्से में मुझ पर हाथ उठा देता है, कभी गर्म पानी में मेरा हाथ डाल देता है। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकालो रानी। मैं जीना चाहती हूँ खुलकर अपने बच्चे के लिए, और अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ बनना और अपने नए जीवन की शुरुआत अपने बच्चे के साथ करनी है। प्लीज रानी, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। बहू, चाय आज ही बनाकर लाओगी क्या? शगुन को आवाज लगाते हुए उसकी सास ने कहा। जी माँ जी, बस बना दी है, आती हूँ। शगुन फटाफट चाय छानकर बाहर लेकर जाती है और चाय पकड़ाते हुए रानी को वो कागज का टुकड़ा पकड़ा देती है। रानी बड़ी होशियारी से वो कागज अपने पर्स में डाल देती है। शगुन, में चलती हूँ अब। और हाँ, समीर ने वो पेन फ्रिज के ऊपर रखने को कहा है। क्यों कहा ये तो मुझे भी नहीं पता है, पर तुम याद रखकर वो काम कर लेना। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। प्लीज साड़ी पहनना जरूर। आई होप आपको पसंद आई होगी। रानी ने खड़े होते हुए शगुन की सास से कहा। हाँ बेटा, जरूर पहनूंगी, मुझे तो बहुत पसंद आई। तोहफे के लालच में रानी को आते जाते रहना बेटी कहकर शगुन की सास विदा करती है। उधर समीर बेचैन होकर 1 घंटे पहले ही कॉफी शॉप पर पहुंच जाता है। रानी को आते हुए देख वो झट से खड़ा होकर रानी से पूछता है, कोई बात बनी रानी? पता लगा क्या हो रहा है शगुन के साथ? अरे अरे, कम डाउन समीर, पहले शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। सीधा शगुन के घर से यहाँ आई हूँ, इसलिए मैंने भी नहीं पढ़ा है। शगुन ने कुछ लिख कर दिया है वो। क्या? तो जल्दी दो ना रानी। रानी समीर के हाथ में शगुन का दिया हुआ कागज थमा देती है। पढ़ते पढ़ते समीर की आंखों में आंसू आ रहे थे। क्या हुआ समीर? क्या लिखा है शगुन ने? कुछ बताओगे मुझे भी? समीर वो कागज रानी को पकड़ा देता है पढ़ने के लिए, और वो पढ़ते ही रानी भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है। रानी, तुमने वो पेन शगुन को किसी ऐसी जगह रखने को कहा क्या जिससे उसके घर का कोना कोना देखा जा सके? समीर ने रानी को पूछा। हाँ समीर, शगुन के किचन के बाहर फ्रीज रखा हुआ है, इसलिए मैंने उसे वो पेन फ्रीज पर रखने को कहा था। पर तुमने ऐसा करने को क्यों कहा? इसलिए कि मैंने पेन नहीं, पेन कैमरा भेजा था, जिससे शगुन के घर में उसके साथ जो हो रहा है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और तुम वो पेन वापस ले आना ताकि हम देख सके वो लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और सबूत भी हो जाएगा हमारे पास में। यही सोचकर तुम्हें पेन देकर भेजा था, पर हमें शगुन ने खुद ही बता दिया कि वो खुश नहीं है वहाँ पर। चिंता के भाव समीर के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। ठीक है समीर, मैं 1-2 दिन में
फिर जाकर वो पेन लेकर आऊंगी ताकि हम और कुछ सबूत इकट्ठा कर लेते हैं उसके ससुराल वालों के खिलाफ, कहते हुए रानी समीर को तसल्ली देती है। इधर 2 दिन तक शगुन को रानी के आने का इंतजार रहता है। वो भी उस कैद खाने से आजाद होना चाहती थी, बस अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चले जाना है, यही सोचती रहती थी। अब समीर रानी को स्पाई कैमरा देकर भेजता है शगुन के घर, ताकि पेन कैमरा लेने के बाद वो वहां रखाए, ताकि उसके साथ वहां कुछ बुरा हो उससे पहले पहुंच जाए। मोबाइल में देखकर रानी शगुन के घर जाकर मौका देखते ही स्पाई कैमरा शगुन को दे देती है, किसी ऐसी जगह पर लगाई ताकि तुम्हारे ससुराल वालों की हरकतों पर नजर रखी जा सके और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारे पास सबूत भी इकट्ठे हो सके और तुम्हें यहाँ से ले जाने की हमारी कोशिश में कामयाब हो सके। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे रानी। शगुन रानी को वो पेन देते हुए धन्यवाद देती है। तब रानी शगुन का हाथ थामती है और शगुन की करहा निकलती है। क्या हुआ शगुन? रानी को शगुन के हाथ से लाल निशान दिखते हैं जलने के। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही खाना बनाते हुए जल गया था हाथ। शगुन अपनी सास को आता देख बहाना बनाकर झूठ बोल देती है। रानी वहां से चली जाती है और शगुन मौका देखते ही कैमरे को भगवान की तस्वीर में लगा देती है। रानी जब समीर को पेन कैमरा देती है तो समीर उसमें हुए शगुन के घर पर हो रही दिनचर्या को देखता है। समीर हैरान हो जाता है, आखिर कोई कैसे इतना सहन कर सकता है, वो भी शगुन जैसी लड़की जो पढ़ी लिखी है और कभी कॉलेज में कई लड़कियों की प्रेरणा होती थी। समीर की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने देखा कि उसकी शगुन संजय के घर आने पर चाय लेकर आई तो संजय ने कहा कि चाय तो ठंडी हो चुकी है। इस पर वो कप के अंदर शगुन का हाथ डाल देता है और शगुन की चिल्लाहट सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है। ऊपर से सास ताने दे रही थी कि माँ बाप ने मरने से पहले बेटी के लिए कुछ नहीं सोचा, मनहूस खा गई मेरे घर को। एक से एक दहेज देने वाले रिश्ते आ रहे थे, पर तुम्हारी जिद ने कि इस लड़की को ब्याह के लाना है, पर ऐसी लड़की हमारे पल्ले पड़ी है। इसके चाचा चाची ने उनकी मनहूसियत हमारे माथे डाल दी है। अरे माँ, तुम्हें क्या लगता है मैं मरे जा रहा था इससे ब्याह करने को? मुझे तो इसका गुरूर तोड़ना था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? शादी से पहले भाग रही थी ये। इसके चाचा ने मुझे सब बता दिया था, इसलिए तो तब से लेकर आज तक इसके ऊपर नजर रखता हूँ कि जो लड़की भाग सकती है ब्याह के पहले तो अभी भी भाग ना जाए। बहुत जानता हूँ ऐसी लड़कियों को, बहुत यार होते हैं इन जैसी लड़कियों के। खबरदार जो मेरे चरित्र पर सवाल किया तो वरना, शगुन ने चिल्लाते हुए संजय से कहा। वरना क्या कर लेगी तू? देख रहा हूँ बहुत जबान निकलने लगी है आजकल। जब से इसकी वो सहेली का आना जाना लगा है ना घर पर, तब से देख रहा हूँ इस मनहूस के पर निकलने लग गए हैं। काटने पड़ेंगे अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो इसने। कहते हुए संजय कमरे में चला जाता है और शगुन अपने जले हाथों से घर का काम कर रही होती है। ये सब देखकर समीर खुद को रोक नहीं पाता है। रानी उसे समझाती है कि बस थोड़े दिन की बात है, एक बार शगुन वहां से निकल जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। अब तक वो अकेली थी, पर अब हम उसके साथ हैं, उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। रानी समीर को सांत्वना देते हुए कहती है, पर वो खुद को भी रोक नहीं पाती है। समीर के पास ये सबूत तो इकट्ठा हो ही जाता है, पर वो चाहता है कि 2 दिन शगुन और वहां रहे ताकि स्पाई कैमरे में उसके ससुराल वालों के दिए अत्याचार और अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए, ताकि पुलिस को दिखाने के लिए कुछ ठोस सबूत उनके पास में हो। इधर शगुन सारे अत्याचार सहन करती है, पर एक आस है उसे कि अब सब कुछ ठीक होगा जल्दी ही। बस इतना सहा, थोड़ा और सह लेगी। आखिर उसे अपने सारे सपने पूरे करके अपने बच्चे को नया जीवन देना है। बस एक बार वो रानी और समीर की सहायता से इस पिंजरे से हमेशा के लिए आजाद हो जाए, फिर वो मुड़कर भी इस कैद भरी जिंदगी को नहीं देखना है। शगुन खाना बनाकर संजय के लिए लाती है। सब्जी में नमक डालना भूल जाती है तो संजय उसे गुस्से में चिल्लाकर धक्का देता है और वो सीधा पेट के बल गिर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ये क्या कर दिया तूने? पता नहीं वो पेट से है। गुस्से में कहीं बच्चे को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। संजय को उसकी माँ कहती हुई शगुन के पास जाती है। इधर शगुन बेहोश हो जाती है। मैंने कहा था ना तुझे, जिसका डर था वही हुआ। अब जल्दी से इसे अस्पताल लेकर चल, नहीं तो अगर ये मर गई
तो जेल जाने से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। बच्चा तो मुझे नहीं लग रहा है कि जिंदा है। पेट पर हाथ लगाते हुए संजय की मां ने कहा। संजय जल्दी से अपनी पहचान वाली डॉक्टर को फोन मिलाता है और कार में शगुन को लेटाता है। और इधर रानी शगुन को मिलने आती है तो शगुन को बेहोश देखकर घबरा जाती है। वो कुछ पूछती उससे पहले शगुन की सास रानी को कहती है कि शगुन का पैर फिसल गया है और वो उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तुम अभी अपने घर जाओ और बाद में मिलने आना। कहते हुए कार में बैठकर वहां से चली जाती है। इधर रानी उनकी कार का पीछा करती है और समीर को फोन करके अपने फोन से लोकेशन भेजती है कि जहां उसकी लोकेशन दिखे वहीं पहुंचकर उसे फोन करना। शगुन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, वो उसे लेकर अस्पताल जाने को बोल रहे हैं। समीर रानी के दिए लोकेशन पर पहुंचता है। तभी रानी उसे एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है। क्या हुआ शगुन को रानी? मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम अंदर गई क्या? नहीं समीर, मैं बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। अब वक्त आ गया है कोई स्टेप उठाने का। अब हम सीधा पुलिस को लेकर अंदर जाएंगे। बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी ताकि वो सबूत दिखा पाऊं। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो अभी आती ही होगी। कुछ देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और समीर रानी पुलिस को घरेलू हिंसा की शिकायत करते हैं और शगुन के साथ जो अत्याचार हुए उस पैन कैमरा में कैद वो क्लिप्स दिखाते हैं और अस्पताल में अंदर चलने के लिए कहते हैं कि आज कुछ बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। पुलिस दोनों के साथ अस्पताल के अंदर प्रवेश करती है। अस्पताल में पुलिस को देखकर सब घबरा जाते हैं। पुलिस रिसेप्शन से शगुन के रूम का पता करते हैं। वहां से पता चलता है कि शगुन को ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं। पैर फिसल जाने के कारण उसके बच्चे ने पेट में ही दम तोड़ दिया है, इसलिए उसे यहाँ लाए। तब तक शगुन के शरीर में भी जहर फैल चुका था। डॉक्टर संजना ने कहा भी था ये पुलिस केस है, पर एक बार शगुन का इलाज हो जाए उसके बाद वो कुछ निर्णय लेगी। कहते हुए वो जल्दी से शगुन को ऑपरेशन थिएटर में ले गई थी। पुलिस ने उस लड़की के बयान को भी दर्ज कर लिया और ऑपरेशन थिएटर की तरफ चली जाती है। इधर समीर का रो रो कर बुरा हाल है। रानी बस तो गई ना मेरी शगुन, बस यही शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे। रानी और समीर पुलिस के पीछे पीछे ऑपरेशन थिएटर तक जाते हैं। शगुन की सास और पति वहां बैठा हुआ रहता है। समीर को उनको देखते ही गुस्सा आता है, पर रानी उसे उसके गुस्से को काबू करने के लिए कहती है। इधर पुलिस को देखते ही शगुन की सास और संजय घबरा जाते हैं और पुलिस के कुछ कहने से पहले ही सफाई देने लगते हैं कि हम आपको फोन करके बताना ही चाह रहे थे जब डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पुलिस केस है, पर हमने सोचा कि पहले शगुन का इलाज हो जाए, उसके बाद हम खुद आपको फोन करके बता देंगे। संजय के ऐसा कहते ही समीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है। इतने में पुलिस समीर को संजय से अलग करती है और कहती है कि पुलिस को उसका काम करने दो। पुलिस संजय से शगुन के साथ हुई घटना के बारे में पूछती है। तभी संजय की माँ बीच में ही बोल देती है कि पैर फिसल गया साहब जी। चुप रहो माँ जी आप, जब आपसे पूछा जाएगा तब जवाब देना आप, अभी मुझे इनसे बात करनी है, पुलिस ने डांटते हुए कहा। तो सच सच बताओ क्या हुआ था शगुन के साथ जिससे उसे अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ा? पुलिस ने धमकाते हुए संजय से पूछा। कहा ना सर, पैर फिसल गया उसका, मैं उसका पति हूँ और अपने बच्चे को भला मैं क्यों नुकसान पहुँचाऊंगा? आखिर पहली बार बाप बनने जा रहा हूँ, मुझे भी बहुत दुख है अपने बच्चे को खो देने का। झूठा रोना रोते हुए आंखों में आंसू दिखाते हुए संजय ने कहा। चुप करो, बहुत हो गया तुम्हारा, मगरमच्छ के आंसू यहाँ काम नहीं आने वाले। समीर ने चिल्लाते हुए संजय से कहा। तुम हो कौन, पहले तो ये बताओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस आदमी को जानता भी नहीं हूँ, फिर क्यों मेरे और शगुन के पीछे पड़ा है? तुम्हें तो मैं देख लूंगा, संजय ने समीर को धमकी देते हुए कहा। तुम क्या मुझे देखोगे? अब तो तुम्हें पुलिस और जेल देखनी है। मैं शगुन का दोस्त हूँ कॉलेज का, और मेरे कहने पर ही रानी तुम्हारे घर आई थी। कैसे कैसे तुमने शगुन को परेशान किया है, उन सब का अब मैं हिसाब लूंगा। एक हंसती खेलती लड़की की कैसे तुमने जिंदगी खराब कर दी। अरे वो तो फिर भी अपने रिश्ते निभा रही थी, पर तुम उसके प्यार के लायक नहीं निकले। चिल्लाते हुए समीर ने कहा। देखा इंस्पेक्टर साहब, जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और इन्होंने मिलकर ही तो कहीं मेरे बच्चे को खत्म करने की कोशिश तो नहीं की ताकि ये दोनों आराम से मजे कर सके। अब तो मुझे शक है
इन्होंने मिलकर मेरे बच्चे की जान ली है। चुप करो, इतनी घटिया सोच अपनी पत्नी के लिए। अरे मैं तो कॉलेज के बाद से लेकर अब तक मिला भी नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब शगुन से। थोड़े दिन पहले ही तो विदेश से आया। वहाँ से आने पर पता लगा उसकी शादी हो गई, तो मिलने के लिए उसके घर गया। वहाँ जाने पर पता चला उसके पापा मम्मी का देहांत हो चुका है और उसी बीच उसकी शादी करवा दी गई। तो लगा इतना जल्दी सब कैसे हो गया। फिर मैंने रानी से फ़ोन करके पूछा तो रानी को भी शगुन की कोई खबर नहीं थी। तो थोड़ा अजीब लगा कि रानी शगुन की सबसे अच्छी दोस्त थी और उसे ही नहीं पता कुछ उसके बारे में। तो मन में एक शक हुआ कि क्या वो ठीक है, क्योंकि शगुन हमेशा मिलनसार लड़की थी, सबसे खुश रहती थी। तो उसने अपनी शादी में किसी को भी क्यों नहीं बुलाया और क्यों नहीं किसी भी सहेली से संपर्क में रही। यही शक के आधार पर मैंने रानी को भेजकर खोजबीन शुरू की और वही हुआ जिसका मुझे शक था इंस्पेक्टर साहब। उसके साथ घरेलू हिंसा और दहेज न देने के कारण अत्याचार हुआ है। इसके आगे के सारे सबूत आपको मैंने पैन कैमरा में दिखाई दिए हैं। समीर ने बिना रुके इंस्पेक्टर को सब बता दिया। पैन कैमरा मतलब तुम मेरे घर तक पहुंच गए और मुझे पता भी नहीं मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा था, संजय ने समीर को चिल्लाते हुए कहा। तभी रानी बीच में आई। इंस्पेक्टर साहब, वो कैमरा मैंने शगुन के घर रखा था। समीर तो कभी शगुन के घर गए ही नहीं। इतने में डॉक्टर संजना ओटी से निकलकर आती है। समीर भागा हुआ डॉक्टर संजना के पास जाता है। कैसी है शगुन की हालत अब? हमने बॉडी में फैले संक्रमण से तो शगुन को बचा लिया है, पर उसके बच्चे को हम नहीं बचा पाए। अस्पताल आते आते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। अब आप सबसे गुजारिश है, शगुन की मानसिक हालत बहुत खराब है। उसने अभी अभी अपने बच्चे को खोया है। एक माँ के लिए उसके बच्चे को खोना दुनिया का सबसे बड़ा सदमा है। इसलिए उसके सामने ऐसी कोई बात नहीं करे जिससे वो डिप्रेशन में चली जाए। ज़्यादा से ज़्यादा उसे खुश रखने की कोशिश करना, और हाँ, एक एक करके उससे मिलने जा सकते हो। अब वो खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने समीर से कहा। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी पहले लगा था आपको सूचित करूं, लेकिन शगुन की हालत देखकर पहले मैंने अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया, इसलिए माफ़ी चाहूंगी, डॉक्टर संजना ने इंस्पेक्टर से कहा। अरे नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इंसानियत का फर्ज पहले निभाया और मुझे खुशी है आप जैसे डॉक्टर पर जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार है। अब मुझे आपका बयान लेना है, इंस्पेक्टर ने डॉक्टर संजना से कहा। जी जरूर, मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ, संजना ने इंस्पेक्टर से कहा। संजय ने सोचा आज तो वो फंसने वाला है। इससे पहले कि शगुन इन्हें कुछ भी बताए, मैं उससे मिलकर उसे अपनी तरफ कर लेता हूँ और शगुन से मिलने के लिए इंस्पेक्टर से इजाज़त मांगता है। इंस्पेक्टर हाँ करते हैं। उससे पहले समीर बीच में टोक देता है। सर, मुझे इस आदमी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। बेहतर होगा कि आप भी साथ में जाएं या अपने किसी बंदे को उसके साथ अंदर भेजें। इंस्पेक्टर को भी लगा समीर ठीक कह रहा है। वो खुद संजय के साथ शगुन से मिलने जाते हैं। शगुन, अब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे प्यार को शायद किसी की नज़र लग गई। संजय इंस्पेक्टर को साथ देकर ड्रामा करता हुआ शगुन के पास जाता है और उसे गले लगाते हुए धीरे से कहता है, खबरदार जो सच बताया तो, वरना वो हाल करूँगा कि कभी सोच भी नहीं सकती हो। कहते हुए फिर झूठी हमदर्दी दिखाना शुरू कर देता है। शगुन दूसरी तरफ मुंह करके चुपचाप लेट जाती है। देखा इंस्पेक्टर साहब, शगुन अभी इस दर्द से निकल भी नहीं पा रही है और हम उसे आराम करने देते हैं। आप बाद में आना, अभी शगुन को आराम की सख्त ज़रूरत है। और आपको कहा ना, पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। अगर कुछ और बात होती तो शगुन आपको बताती ज़रूर। अच्छा शगुन, अपना ख्याल रखना। कोई ज़रूरत हो तो हम बाहर हैं, बुला लेना। झूठे ही शगुन का हाथ पकड़कर संजय ने पुलिस के सामने ये दिखाया कि उसे शगुन की बहुत परवाह है। उधर पुलिस और संजय बाहर आते हैं। तभी डॉक्टर संजना इंस्पेक्टर को अपना बयान लेने के लिए कहती है। माफ़ करना इंस्पेक्टर साहब, मुझे आधे घंटे बाद फिर ओटी में जाना होगा, इसलिए आपको जो पूछना है अभी पूछ लीजिए। अच्छा, जितना मुझे पता है मैं खुद आपको बताती हूँ, संजना ने पुलिस से कहा। जब शगुन को यहाँ लाया गया वो बेहोशी की हालत में थी और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी और काफ़ी ब्लीडिंग भी हो चुकी थी, इसलिए तुरंत हम उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए। उसके बाद मैंने
ऑपरेशन से शगुन को तो बचा लिया, पर उसका बच्चा मरा हुआ था। लेकिन शगुन के शरीर पर कई चोट के निशान भी है, जिससे ये लगता है कि उसके साथ मारपीट भी होती है। इसके साथ ही उसके साथ जबरदस्ती भी हुई है। उसके निशान भी उसके शरीर पर पाए गए हैं। इसलिए मैं आपको तुरंत ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए ये बताना चाहती थी। इंस्पेक्टर और डॉक्टर को दूर से बातें करते देख संजय के दिमाग में शक हो जाता है कि आज उसको कोई नहीं बचा सकता है। इससे पहले कि कुछ हो वो यहाँ से भाग जाए तो अच्छा है, नहीं तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाएगी। थोड़े दिन बाद मामला शांत होते ही वो शगुन से बयान दिला देगा कि उसके साथ उसका अच्छा संबंध है और केस रफा दफा हो जाएगा। जैसे ही संजय भागने की कोशिश करता है, समीर और पुलिस उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेती है। अभी तक मैं सिर्फ उससे बयान ले रहा था, पर तुम्हारे भागने पर तुमने ये बता दिया कि तुम गुनहगार हो। इंस्पेक्टर ने संजय को हाथ में हथकड़ी पहनाते हुए कहा। समीर, तुम्हारे सबूत और डॉक्टर संजना के दिए गए बयान के आधार पर बहुत है इसे जेल की सलाखों के पीछे धकेलने को, मगर फिर भी अब मैं शगुन का एक बार बयान और लूंगा। उसी के हाथ में है इसे पूरी तरह से सजा दिलाना। इंस्पेक्टर ने समीर से कहा। इंस्पेक्टर संजय, समीर, रानी और संजय की माँ चारों को अंदर शगुन के सामने लेकर जाते हैं। इंस्पेक्टर शगुन के पास जाकर उसे उसके साथ आखिर क्या हादसा हुआ पूछ रहे थे। तभी शगुन संजय को देखकर डरने जैसे भाव बना लेती है। खुलकर बोलो शगुन, अगर आज नहीं कुछ कहोगी तो हमेशा के लिए इसी पिंजरे में कैद हो जाओगी। हमने जो मेहनत की है उस पर पानी मत फेरना। तुम्हें किसी भी तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। याद है तुम्हें कॉलेज में तुम्हें कहा करती थी कि जुल्म करने से ज्यादा गुनहगार जुल्म को सहने वाला होता है, और आज तुम वही कर रही हो। अगर अपनी नहीं तो उस मासूम बच्चे के लिए लड़ना, उसे इंसाफ दिलाना जो दुनिया में आना चाहता था, और उससे पहले उसने अपनी माँ को और एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया। ये सुनते ही शगुन को हिम्मत मिलती है और वो जोर से चिल्लाकर कहती है, इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे, ये मेरे होने वाले बच्चे का खूनी है। इसने मेरे बच्चे, मेरे सपने सबको मार दिया। सोचा था अपने बच्चे के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी, उसे और खुद को एक नई जिंदगी दूंगी, पर मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले छीन लिया गया। रोते रोते शगुन ने कहा, क्यों झूठ बोल रही हो? कोई सबूत है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा है? संजय ने चिल्लाते हुए कहा। मेरा सबूत मैं खुद हूँ इंस्पेक्टर साहब। आज तक मैंने इस आदमी की सारी गलतियों को माफ किया, बस इसलिए कि ये मेरे होने वाले बच्चे का बाप था, और मुझे लगा शायद बच्चे के होने से हमारे रिश्ते में बदलाव आएगा। पर यह आदमी कभी नहीं सुधरा। रोज शराब पीकर घर आना, मारना, जबरदस्ती करना, चाय थोड़ी सी भी गर्म नहीं होती तो उस कप में मेरा हाथ डालकर जला देना, ये सब इसके लिए मामूली बात है। पर यह अत्याचार मुझ पर रोज होता था। ऊपर से सास के ताने, इसकी हर गलत हरकतों में संयोग, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, मनहूस होने का दिन भर ताने देना, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा बना दिया इन्होंने। यहाँ तक कि कहीं बाहर भी नहीं जाने देना, ना किसी से मिलना जुलना, सब बंद कर दिया मेरा। ये तो रानी और समीर का भला हो जब भगवान इन्हें फरिश्ते बनाकर मेरे लिए भेजा, वरना आज फिर मैं इसके डर से उसी दुनिया में फिर से जाने ही वाली थी। इसके अलावा एक सबूत और भी है मेरे पास। और क्या है शगुन? समीर ने पूछा। भूल गए समीर, रानी चुपके से स्पाई कैमरा देकर गई थी। मैंने उसे लगा दिया था, इसलिए लगाया था कि तब तक मुझे इन लोगों से बदला नहीं लेना था, पर अपने बच्चे को दूर लेकर कहीं चले जाने का था। अगर ये लोग रोकते तो वो सबूत दिखाकर उससे इनको थोड़ा दबाकर भाग जाती, पर अब मैं इनको इनके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी, क्योंकि अब ये हत्यारे है मेरे बच्चे के। ओ हाँ, मैं भूल गया था इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ अपने कांस्टेबल को भेजकर शगुन के घर से वो कैमरा लेने की इजाजत दे, ताकि बचा हुआ सबूत भी बिना रुकावट आपको मिल जाए। इंस्पेक्टर कांस्टेबल को समीर के साथ भेजने की इजाजत दे देते हैं। घर की चाबी संजय से लेकर इंस्पेक्टर समीर को कहते हैं कि अगर चाबी ना लगे तो ताला तोड़ने की अनुमति भी है। धन्यवाद सर, कहते हुए समीर शगुन के घर चला जाता है और उधर पुलिस संजय और उसकी मां को गिरफ्तार करके चले जाते हैं। रानी शगुन का ख्याल रखने के लिए अस्पताल ही रुक जाती है और समीर अपनी मम्मी को अस्पताल भेज देता है शगुन का ख्याल रखने के लिए। समीर की मां वीणा को भी पता होता है
कि उसका बेटा शगुन को कॉलेज के समय से ही कितना पसंद करता है और आज तक इतने रिश्ते आने के बाद भी कभी किसी लड़की को देखने नहीं गया, ना ही किसी भी लड़की में कभी कोई दिलचस्पी दिखाई। समीर पुलिस स्टेशन वो स्पाई कैमरा लेकर पहुंचता है। सबूत दिखाने के बाद संजय और उसके मां के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस दर्ज हो जाता है। वही संजय पर यौन उत्पीड़न, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और बच्चे को मारने और शगुन को भी मारने की कोशिश करने का केस दर्ज हो जाता है। समीर संजय को अब कोर्ट में मिलने का कहकर जाता है। संजय तीखी नजरों से समीर को देखता रह जाता है। तभी समीर के पास रानी का फोन आता है कि अस्पताल आ जाओ, आज डॉक्टर शगुन को डिस्चार्ज कर रही है और शगुन हमारे साथ आने को मना कर रही है। समीर अस्पताल के लिए रवाना हो जाता है। अस्पताल पहुंचते ही समीर शगुन को उसके घर चलने को कहता है। समीर और रानी, तुम दोनों के कारण आज मैं आज़ाद हुई हूँ। अब और तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ मैं। अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो एक मदद और कर दो मेरी। मुझे अच्छी सी जगह एक कमरा किराए पर दिला दो और कहीं जॉब लगवा दो। मैं जॉब करते हुए अपने आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और जो सपना मैंने और मेरे पापा ने देखा था मेरे आईएएस बनने का, उसे अब मैं पूरा करना चाहती हूँ। अगर हो सके तो इतनी मदद और कर दो मेरे लिए। अच्छा ठीक है बेटा, हमारे घर ऊपर जो 2 कमरे बने हुए हैं तुम वहाँ रह लेना और जॉब लगते ही किराया देना शुरू कर देना। मुझे खुशी है कि तुम अपनी खुददारी में जीना चाहती हो और इसमें हम सब तुम्हारा सहयोग करेंगे। समीर की माँ वीणा जी ने कहा, और बस मेरा फैसला आखिरी फैसला है। वीणा जी ने हंसते हुए शगुन को गले लगा लिया और वो शगुन को अपने घर ले जाती है। शगुन के लिए वीणा जी कुछ कपड़े भी खरीद कर लाती है और रसोई का सामान भी, जिससे वो अपना खाना बना सके। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हिसाब में जोड़ दूंगी सब। नौकरी मिलते ही सबका हिसाब लूंगी। शगुन कुछ कहती उससे पहले वीणा जी ने हंसते हुए कहा। शगुन को भी वीणा जी को देखकर अपनी माँ सुनैना की याद आती है। वीणा भी शगुन को इतना प्यार करती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे का। शगुन भी धीरे धीरे अपने साथ हुए अन्याय को भूल रही थी, बस अपने बच्चे को बहुत याद करती थी। शगुन, याद है ना तुम्हें, कल तुम्हारी कोर्ट में पेशी है और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना है और उनका वकील जो पूछे सबका बेबाकी से जवाब देना है। वो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे पास ठोस सबूत है उन्हें सजा दिलवाने के लिए। समीर ने शगुन को ऑफिस से आने के बाद याद दिलाया। बिल्कुल समीर, अब पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बस एक काम और बाकी है, जो भी कल करके मैं इस रिश्ते से पूरी तरह से आज़ाद हो जाऊंगी। लगे हाथों वो काम भी कल ही करना है मुझे। क्या काम है ऐसा जो तुम्हें कल ही करना है, जरा मुझे भी बताना। समीर ने शगुन को हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, क्योंकि वो भी खुश था कि शगुन अब अपने लिए स्टेप लेना सीख रही है। तलाक, संजय से तलाक चाहिए मुझे समीर, मुझे पता है अब वो मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं तलाक लेकर सिक्योर होना चाहती हूँ। इस रिश्ते से हमेशा के लिए आज़ाद होना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कभी भी मेरे साथ किसी भी तरह से उसका नाम जुड़े और कल के कल ही मैं ये काम करना चाहती हूँ। एक अलग सा गुस्सा शगुन के चेहरे पर था। तभी समीर उसे पानी लाकर देता है। शांत हो जाओ शगुन, तुम चाहोगी वही होगा। अब तुम आराम करो। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अपने बॉस से बात कर ली है। तुम्हारी क्वालिफिकेशन देखकर वो भी खुश हुए और तुम सोमवार से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। क्या सच में समीर? शगुन खुशी से झूम उठी और समीर उसे बस देखे जा रहा था। काफी दिनों से पहली बार शगुन के चेहरे पर मुस्कान जो थी। अगली सुबह नई उम्मीद और नई रोशनी की सुबह थी। शगुन ने कोर्ट में वो सारे सबूत जो उसके पति और सास के खिलाफ थे वो पेश किए, साथ ही अपने बच्चे को खो देने की मेडिकल रिपोर्ट भी। सारे सबूत संजय और उसकी मां को सजा दिलवाने के लिए पर्याप्त थे। इसलिए कोर्ट ने शगुन की सास को 2 साल की सजा और संजय को यौन दुर्व्यवहार, बच्चे और उसकी मां की हत्या की कोशिश के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई। जज साहब, मैं एक बात और रखना चाहती हूँ सबके सामने, मुझे इस आदमी से तलाक भी चाहिए। शगुन ने कोर्ट में जज साहब और अपने वकील के सामने ये भी अपील रख दी। क्योंकि संजय पर शगुन के खिलाफ गुस्सा था तो उसने भी एक पल की देरी किए बिना कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। जज साहब ने संजय को शगुन को तलाक के बाद देने वाली राशि देने का आदेश भी दिया।
आज शगुन को आज़ादी का अनुभव हो रहा था। रानी और समीर उसके साथ ही थे। वो दोनों को उसकी ज़िंदगी में आए बदलाव के लिए धन्यवाद देती है। आज कॉफ़ी मेरी तरफ से, शगुन ने समीर और रानी को बड़ी खुशी जाहिर करते हुए कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो वैसे भी तुम्हें डबल पार्टी देनी है, अपनी आज़ादी के साथ साथ नौकरी मिलने की भी, तो सिर्फ कॉफ़ी से काम नहीं चलेगा। हंसते हुए रानी ने कहा, अच्छा ठीक है, पहली सैलरी मिलते ही पक्का बाहर खाना खाएंगे। आज तो सिर्फ कॉफ़ी से ही काम चलाना पड़ेगा। खुशी से झूमते हुए शगुन ने कहा। समीर तो बस जैसे शगुन को ही देखे जा रहा था। तो चले अब, शगुन ने दोनों को कहा और तीनों कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद समीर शगुन को घर छोड़कर रानी को उसके घर छोड़ने निकल जाता है। अब तो कह दो शगुन को अपने दिल की बात, या बस उसे देखते ही रहना है, जैसे कॉफ़ी शॉप में घूर रहे थे हर थोड़ी देर में। रानी ने समीर को हंसते हुए कहा, रानी की बच्ची कितना ध्यान देती हो तुम। समीर ने हंसते हुए कहा, पर अभी नहीं रानी, अभी उसे लगेगा मैं उस पर कोई हमदर्दी दिखा रहा हूँ या तरस खा रहा हूँ। उसे सबसे पहले खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाने दो और अपने सपने पूरे करने की जो हिम्मत और जज्बा उसमें जगह है, वो जज्बा कायम रहने दो, ताकि फिर किसी मोड़ पर वो किसी भी तरह खुद को अकेला या कमज़ोर ना समझे। हर बार किस्मत मौका नहीं देती है, अब उसे अपने अस्तित्व को एक पहचान देनी होगी। और शादी का क्या, मैं तो शगुन के लिए उसका ताउम्र इंतज़ार करने को तैयार हूँ। वो अब हमारे साथ है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है रानी। मुझे कोई जल्दी नहीं है शगुन से शादी की बात करने के लिए। अब बस मुझे शगुन को उस ऊंचाई पर देखना है जिसके सपने वो शुरू से देखती थी। बातें करते करते कब रानी का घर आ गया पता ही नहीं चला। अच्छा समीर, मिलते हैं फिर, और मुझे खुशी है कि तुम जैसा हमसफर शगुन को मिला, जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसे बेपनाह प्यार किया है। काश सब लड़कियों को तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिले। कहते हुए रानी चली जाती है। समीर ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब घर लौटकर आता है तो घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हुए होते हैं। खाना देखते हुए समीर टूट पड़ता है खाने पर, जैसे कई दिनों से आज उसने जी भरकर खाना खाया हो। क्या बात है माँ, आज सब मेरे पसंद का खाना बनाया आपने, आज कुछ स्पेशल है क्या? कहते हुए समीर फिर से खाना खाने लग जाता है। बेटा, आज खाना मैंने नहीं शगुन ने बनाया है हमारे लिए, उसी ने ये सब बनाकर भेजा है। शगुन ने, उसे कैसे पता मुझे खाने में ये सब पसंद है माँ? समीर अचंभित होते हुए वीणा से पूछता है। अरे बेटा, वही तो, मुझे भी खाना देखते हुए पहले ये लगा था कि तुम्हें जो पसंद है वही सब शगुन को कैसे पता। फिर एक औरत के अंतर मन को पढ़ा तो लगा कि जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसकी पसंद और नापसंद सबका ख्याल होता है हमें। और शगुन तुम्हें बहुत प्रेम करती है समीर, बस वो शायद अभी ये जानती नहीं। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जिस दिन तुम उसे मेरे घर की बहू बनाकर लाएगा। सच माँ, आपको लगता है शगुन के मन में मेरे लिए कुछ भावनाएं हैं? और अगर है तो भी अभी, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती है, मैं उसे कभी शादी का प्रस्ताव नहीं रखूंगा। वरना उसे लगेगा कि मैं भी उन मर्दों में से हूँ जो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तुम शायद सही कह रहे हो, अभी उसे वक्त दो संभलने और अपने लिए कुछ कर गुजरने को। धीरे धीरे वक्त के साथ वो सब जख्म भूल जाएगी जो जिंदगी से उसे मिले हैं, और ये सब पूरी तरह भूल जाने पर ही वो कोई रिश्ता निभा पाएगी। चलो अब सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है। अरे माँ, कल संडे है, शायद आप बूढ़ी हो रही है, वीणा जी को छेड़ते हुए समीर ने कहा। अच्छा तो फिर क्यों ना हम कोई मूवी देखें, वीणा ने समीर से कहा। नहीं माँ, मेरी हिम्मत नहीं है फिर से हम आपके हैं कौन देखने की, समीर ने वीणा से कहा। कोई बात नहीं, तुम मत देखो, मैं शगुन को बुला लेती हूँ, वो मेरे साथ देख लेगी। कहते हुए वीणा जी शगुन को आवाज लगाती है। शगुन वीणा जी की आवाज सुन नीचे आती है। जी आंटी, बुलाया आपने, कोई काम था? हाँ बेटा, सबसे पहले तो धन्यवाद इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए। अब सोच रही हूँ परसों से तुम भी ऑफिस चली जाओगी और तुम दोनों के पास मेरे लिए फिर टाइम कहाँ होगा। तो कल संडे है, आज मेरे साथ फिल्म देखोगी? बिल्कुल आंटी, ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं शगुन, हाँ मत कहो, तुम्हें नहीं पता माँ कौन सी फिल्म देखेगी। फिल्म का नाम आते ही ले दे के इन्हें सिर्फ एक ही मूवी देखनी होती है, हम आपके हैं कौन।
मैं तो थक गया हूँ वो फिल्म देखते देखते। अरे आंटी, वो फिल्म तो मैं आपके साथ ज़रूर देखूंगी, मेरी भी वो पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और तुम्हें पता है ना समीर, कॉलेज के टाइम से ही माधुरी दीक्षित का भूत सवार था मुझ पर। चलिए माँ जी, हम फिल्म देखते हैं। समीर सोचता है फिल्म देखने का मन तो नहीं है, पर इसी बहाने शगुन को देखने का मौका वो नहीं गवाएगा। चलो, जब दोनों को देखना है तो फिर मैं भी देख लेता हूँ, समीर ने झूठा दिखावा करते हुए अंदर की खुशी को छुपाते हुए कहा। दोनों फिल्म देख रही होती है और समीर बिना शगुन को पता चले बस उसे ही निखार रहा था और बस यही सोच रहा था कि पूरी दुनिया की खुशियाँ उसके कदमों में लाकर रख दूँ। शगुन के लिए उसका प्यार इबादत बन चुका था। आराम से दोनों फिल्म देख रहे थे कि अचानक एक सीन ऐसा आता है जहाँ नायिका पेट से है और सीढ़ियों से गिर जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वो दृश्य देखते ही शगुन अचानक से जोर जोर से रोने लगती है और समीर वीणा जी घबरा जाते हैं। वीणा जी पानी लाकर शगुन को पिलाती है और अपने गले से लगा लेती है। वो समझ जाती है कि शगुन को उसके बच्चे की याद और वो हादसा याद आ गया है। वो शगुन को अपनी गोद में सिर रखकर सुला देती है। समीर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है छत पर। शगुन कब वीणा जी की गोद में सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और कुछ देर बाद समीर नीचे आता है तो देखता है वीणा जी भी पलंग पर सिरहाने से सो गई है। वो दोनों को देख अपने कमरे में सोने चला जाता है। सुबह होते ही शगुन देखती है। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर छोड़ते हैं। इसी के अगले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इसी कहानी के अगले भाग में।